Hello, learners. Welcome to the Learning Log. Today, we are going to discuss the poetic forms and poetic devices. This video is specially made for the BA distance students. The poetic forms and poetic devices दोनों ही पोम्स का जो मीनिंग है वो डिसाइड करते हैं. एक लिटरल मीनिंग होता है एंड एक सिंबॉलिक मीनिंग. लिटरल मीन्स जो आपको दिख रहा है. सिंबॉलिक इज जो डीप इनसाइड जो मीनिंग है, जो छुपा हुआ है, जो हिडन मीनिंग है. उसके बाद पोएटिक फॉर्म्स एंड पोएटिक डिवाइसेस हेल्प करते हैं पोम के मीनिंग को शेप करने में, उसके मीनिंग को डिसाइड करते हैं. पोएटिक फॉर्म्स रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर और पैटर्न. पोएटिक फॉर्म्स क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है. जैसे अगर मैं बोलूं कि पोम में एलिजी यूज होगा, तो दैट इज अ स्ट्रक्चर कि पूरी पोम बहुत सैड होगी. मे बी योर फ्रेंड डाइड और योर लव्ड वंस डाइड, और आप उनकी याद में लिख रहे हो या आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आप उनके लिए एक पोम डेडिकेट कर रहे हो उनको. तो आप पोएटिक फॉर्म में एलिजी यूज करोगे. एलिजी किसके लिए यूज होता है? जब आपको सैड मॉर्नफुल सिचुएशन होती है, जब बहुत सैड सिचुएशन होती है, तो आपकी पूरी पोम में ही तो सैडनेस आएगी ना. बट डिवाइस क्या होता है? डिवाइस आप लाइन टू लाइन में चेंज कर सकते हो. अगर फर्स्ट लाइन में आपकी पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, तो नेक्स्ट लाइन में हाइपरबोल भी यूज हो सकता है, उससे नेक्स्ट में इमेजरी भी यूज हो सकता है. तो जो पोएटिक फॉर्म्स है वो क्या आपका स्ट्रक्चर है, पैटर्न ऑफ द पोम है. वो हमें क्या बताती है? कितने नंबर ऑफ लाइन्स है. जैसे सोनेट है 14 लाइन्स का. पोएटिक फॉर्म्स में हम सोनेट की बात करें तो वो होता है 14 लाइन्स का. ठीक है, तो वो नंबर ऑफ लाइन्स बताती है, द राइमिंग स्कीम बताती है और मीटर. बट हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, बिकॉज अभी हम सिर्फ एग्जाम के लिए लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं. अगर हम अब पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो ये क्या होते हैं? टूल्स होते हैं जो एक पोएट यूज करता है पोएम के अंदर. क्यों यूज करता है? ताकि वो इफेक्ट्स क्रिएट कर पाए, ताकि वो एम्फसाइज कर पाए मीनिंग पे, और रीडर्स के जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी फीलिंग, वो सबको इनहैंस कर पाए. इलिट्रेशन हो गया, इमेजरी हो गया, एंड ये जो भी आपके वर्ड्स लिखे हैं, दीज ऑल आर योर पोएटिक डिवाइसेस. हमने जो की डिफरेंस देखा दोनों में, पोएटिक फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम है. पोएटिक डिवाइसेस क्या है? टेक्निक्स है जो पोएम के अंदर यूज होती हैं ताकि मीनिंग को इनहैंस कर पाए, ताकि उसके अंदर साउंड, इमोशंस, हर चीज को डाल पाए. बस आपको इतना याद रख. सो द फर्स्ट वन इज योर आयरनी. आयरनी क्या होती है? कि बोलो कुछ, हो कुछ और जाता है. सोचो कुछ, हो कुछ और जाता है. ठीक है. Irony is when something happens that is the opposite of what you expect. जैसे वो नहीं आती रील, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली. सो दिस इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, कि आप सोच कुछ और रहे थे, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, और हो कुछ और गया. Something happens that is the opposite of what you expect or what seems to be true. It is often to create humor or surprise. ये हमेशा यूज किया जाता है कि कुछ एलिमेंट ऑफ ह्यूमर क्रिएट हो जाए. बहुत सीरियस सिचुएशन है, उसमें एक मजाकिया जो सीन क्रिएट हो जाए, या हमें सरप्राइज करने के लिए होता है. ये कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप्स की होती है. दैट इज अ सिचुएशनल आयरनी, सेकंड इज द वर्बल आयरनी, एंड थर्ड इज द ड्रामेटिक आयरनी. फर्स्ट इज योर सिचुएशनल आयरनी. जैसे आपने एक पिकनिक प्लान की बट पूरा दिन बारिश होती रही. दिस इज द सिचुएशनल आयरनी. आपने सोचा होगा हम तो घूमने जाएंगे, और क्या हुआ? पूरे दिन ही बारिश आती रही, सारे प्लान्स पे पानी फिर गया. दिस इज द सिचुएशनल आयरनी. सोचा कुछ और, हुआ कुछ और. सेकंड इज द वर्बल आयरनी. वर्बल आयरनी मीन्स जब हम बोलते हैं ग्रेट जॉब. अच्छा, वर्बल आयरनी कौन सी होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मा से पूछ रहे हो कि मम्मा ये सामान मैं कहाँ रखूं, और वो एकदम से बोल देती है अरे मेरे सर पे रख दे, है ना. यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपको बताएंगी कि यहाँ पे रखते या वहां पे रखते, लेकिन वो आपको क्या बोलती है कि अरे तू मेरे सर पे रख दे, एक काम कर. ठीक है. या फिर आप कुछ बहुत ज्यादा खराब कर देते हो. मे बी आपने अपनी मम्मा का कोई काम बोला कि नहीं ये तो मैं कर दूंगा, और फिर आपने उस काम को बिल्कुल ही खराब कर दिया. उसने बोला अरे बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया आज तूने, ग्रेट जॉब. दिस इज द वर्बल आयरनी. ठीक है. जब आप सोचते हो कि शायद कोई आपकी तारीफ करेगा, बट कोई उल्टा ही कर देता है, या आपसे कुछ उल्टा हो जाता है, और फिर सामने वाला वर्बली कुछ ऐसा बोल देता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. थर्ड इज द ड्रामेटिक आयरनी. ड्रामेटिक आयरनी, जैसे आप एक मूवी का सीन ले लीजिए. एक मूवी के सीन में क्या हो रहा है, ये आपको पता है कि वहां पे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है. ठीक है. कि स्टेज पे जो भी हो रहा है आपको सब पता है, लेकिन वहां पे जो कैरेक्टर है, वहां पे जो हीरो है, उसको नहीं पता कि विलन कहाँ पे है. जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. बोल रहे फायर स्टेशन में आग लग गई. फायर स्टेशन में कैसे आग लग सकती है? मतलब जहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, उस एरिया में कैसे आग लग सकती है? दिस इज द ड्रामेटिक आयरन. नाउ द नेक्स्ट इज द इमेजरी. इमेजरी क्या होती है? तो बेसिकली इमेजरी एक राइटर तब यूज करता है जब उसको पिक्चर्स क्रिएट करनी होती है रीडर के माइंड में.
जैसे फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन सनसेट, एकदम से गोल्डन सनसेट में एकदम से आपके माइंड में सन की पिक्चर आ जाएगी और पूरा गोल्डन आवर आपके माइंड में आ जाएगा। अगर मुझे साउंड इमेजरी देनी है आप, या मुझे टेस्ट इमेजरी देनी है, द लेमन वॉज सो सार। अच्छा ठीक है, इमेजरी क्या होता है? जब आपको रीडर के माइंड में इमेजेस क्रिएट करनी होती है या आपको स्मेल, साउंड, टेस्ट कुछ फील देना होता है आपको रीडर। जैसे कितने टाइप्स की होती है? विजुअल इमेजरी, साउंड इमेजरी, टेस्ट इमेजरी। ठीक है, जब आप विजुअल इमेजेस क्रिएट करते हो रीडर के माइंड में, जब आप साउंड क्रिएट करते हो रीडर के माइंड में। So imagery is all about using words to make the reader experience the senses and feel like they are really there. Means जब आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि आप भी उसी नॉवल का या उसी बुक का या उसी लाइन का पार्ट। द नेक्स्ट इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? कि ऐसी स्टेटमेंट देना या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है या कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। बट अगर हम उसको थोड़ा ध्यान से देखें या पढ़ें तो हमें शायद उसके अंदर एक लॉजिक या ट्रुथ नजर आए, सच्चाई नजर आए। ऐसी चीज जो अगर पहली बारी में सुने या देखे तो कोई सेंस नहीं बनेगी, उसकी सेंसलेस होगी, बट उसका डीपर मीनिंग होगा जब हम आगे उस चीज को और पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस इज मोर। गर्ल्स बहुत मेकअप करती हैं तो उनको बोला जाता है ना कि अरे सिंप्लिसिटी अच्छी चीज है ना, लेस इज मोर, जितना कम मेकअप करोगी जितना कम उतना ही अच्छी लगोगी। ओके, और कौन सा एग्जाम्पल हो गया? द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। हम बोलेंगे कि द ओनली कांस्टेंट, कांस्टेंट तो वही होता है ना जो चीज रुक जाती है। कांस्टेंट मतलब एक ही जगह पे, वो चेंज कैसे हो सकता है? चेंज मीन्स बदलना, कांस्टेंट मीन्स रुक जाना। अब रुक जाना चेंज कैसे होगा? पहली गो में तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। या फिर फर्स्ट देखो लेस इज मोर, हम ज्यादा कैसे हो सकता है? व्हाट इज सिंबोलिज्म? सिंबोलिज्म क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है एक स्टोरी के अंदर। क्या रिप्रेजेंट करती है? डीपर मीनिंग्स। हमने पहले ही बात कर चुके हैं लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग की। इफ यू रिमेम्बर, तो लिटरल मीनिंग क्या होता है? जो आपको दिख रहा है, लेस इज मोर, जो आपको दिख रहा था कि अरे ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है। बट अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग समझे तो हमें लगेगा हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कर दी। सिंबोलिज्म क्या है? कि आपको लिटरल मीनिंग जो दिख रहा है वो नहीं है, बट एक डीपर लेवल पे एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो मीनिंग है वो लिटरल लेवल पे नहीं है, वो सिंबॉलिक लेवल पे है। लिटरल से भी एक नेक्स्ट स्टेप है सिंबॉलिक। ऐसे सिंबल्स बहुत बड़े आइडियाज और कॉन्सेप्ट को बता रहे हो। पैराडॉक्स में आपकी फ्रेजेस आ सकते हैं, वर्ड्स आ सकते हैं, बट सिंबोलिज्म में आपका कोई सिंबल क्रिएट होगा। अगर हम डव की बात करें, डव किसका सिंबल है? पीस का। अच्छा, ये डव सोप वाला डव नहीं है, सिंबल ऑफ पीस। अगर हम अच्छा रेड रोज की बात करें, वैलेंटाइंस डे आ रहा है, ठीक है, तो रेड रोज की बात करें, दैट इज अ सिंबल ऑफ लव। सो द नेक्स्ट इज personification. What is personification? Okay, personification क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमनली क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। एक अनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हिल नहीं सकते, जो ऑब्जेक्ट बात नहीं कर सकते, उनको हम अपनी ह्यूमन वाली क्वालिटीज दे देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सन इज नॉकिंग एट द डोर। सन कैसे नॉक कर सकता है डोर? सन नहीं नॉक कर सकता, आप नॉक कर सकते हो। ठीक है, बट हमने जो आपकी क्वालिटीज थी, जो ह्यूमन की क्वालिटीज थी, वो हमने सन को दी। सन इज नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब क्या है? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब इसका मतलब भी मुझे बताना। सन इज नॉकिंग एट द डोर मीन्स इट्स मॉर्निंग टाइम, सन उठा रहा है आपको। ठीक है, सन इज नॉकिंग एट द डोर। सन स्माइल डाउन ऑन मी, स्माइल डाउन ऑन अस। अच्छा, अब इसका मतलब आपको बताना है चार्ट सेक्शन। पर्सोनिफिकेशन हेल्प्स ब्रिंग inanimate objects or abstract ideas to life, making them easier to connect with emotionality. इसमें इंसान के लिए, इसमें रीडर की इमोशनैलिटी जागती है, इमोशनैलिटी हम लेकर आते हैं। कैसे? इन एनिमेट्स को एनिमेट ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज दे। The sixth one is your allusion. What is allusion? अच्छा, allusion means जब हम रेफरेंस देते हैं किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान का, इवेंट का या जगह का। ठीक है, जब हम रेफरेंस देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली जब हम रेफरेंस देते हैं, एज्यूम करते हैं कि रीडर को पहले से ही पता होगा उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कपल है, अब वो लाइक दे जस्ट लव ईच अदर, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो हम बोलते हैं अरे वो जा रहे रोमियो एंड जूलियट। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको रोमियो एंड जूलियट
जूलियट की स्टोरी पता है कि दे बोथ लव ईच अदर सो डीपली। आपको वो रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी पता होगा। तो अब मैंने जब उनको रोमियो जूलियट से कंपेयर किया है, ठीक है, जो हमारे सामने कपल है उनको कंपेयर किया है, यू गॉट द रेफरेंस। या कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा है जो उसकी तरह ही इंटेलिजेंट था साइंस, ठीक है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फेमस साइंटिस्ट, बहुत स्मार्ट थे, वैसे ही ये बच्चा भी उतना ही स्मार्ट है। तो अब मैं, ठीक है, सो एल्यूजन इज अ रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन, इवेंट, प्लेस, work of art, or a piece of literature within a story or text. I hope you understood this allusion. Allusion means indirect reference. किसी भी important प्लेस और पर्सन का, पर्सन, इवेंट। नेक्स्ट इज हाइपरबोल और हाइपरबले। इसमें क्या होता है? एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन्स अतिशोक्ति, कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है, कुछ एग्जैजरेटेड वे में बोलना। अब इसमें लिटरल मीनिंग नहीं होता। हाइपरबोल या हाइपरबले में कुछ लिटरल मीनिंग नहीं होती कि मतलब जो दिख रहा है आप वही समझ लो, नहीं। इसमें बस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कन्वे करते हैं, एक बस पॉइंट रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है ना कि मैं एक पूरा घोड़ा खा सकता हूँ। अब इसमें कोई घोड़ा खा सकता है? नहीं ना। इसने सिर्फ एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दो। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। अब तुम कोई बात समझ नहीं रहे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या बोलेंगी कि अरे 1000 बार समझा दिया, अब तो सुन लो मेरी बात। 1000 बार तो नहीं समझा सकता कोई भी इंसान। तो 1000 बार समझाने का मतलब है कि कितनी बारी बोल दिया एक ही चीज, now you should just follow that. Okay, so the next one is synecdoche. So it is a figure of speech where a part of something represents the whole or the whole represent the part. For example, I have bought 5 tails. 5 tails किसको symbolize कर रहा है? 5 animals को। All hands on deck. All hands. Hand किसको represent कर रहा है? People को। जैसे एक और एग्जाम्पल, शी हैज गॉट अ बिग हार्ट। बिग हार्ट मीन्स काइंड है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। बिग हार्ट मीन्स हार्ट का साइज तो सबका ही सेम होता है, बट हार्ट का मतलब क्या? काइंडनेस, ठीक है। जब हम पार्ट की बात कर रहे हैं उसका मतलब है होल, और जब हम होल की बात कर रहे हैं उसका मतलब उसमें पार्ट रेफर होगा। जैसे ही हैज गॉट नाइस सेट ऑफ व्हील्स, है ना। हम जब कार न्यू लेकर आते हैं तो हम न्यू टॉय लगा देते हैं या न्यू व्हील्स लगा देते हैं। अब व्हील्स का मतलब क्या है? कार। देखो, हमने सिर्फ पार्ट की बात की है, लेकिन पार्ट का मतलब क्या है? एज अ होल। और जब हम होल की बात कर रहे हैं, किसी के हार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका पार्ट क्या है? काइंडनेस। नेक्स्ट वन इज द मिटोनमी। व्हाट इज मिटोनमी? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें चीज रिप्लेस होती है विद द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। अच्छा, जब हम एक चीज को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, एक चीज की जगह दूसरे वर्ड का यूज करते हैं तो उससे क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन बड़ा है किससे? तलवार से। अब ये कैसे पॉसिबल है? पेन कैसे बड़ा हो सकता है तलवार से? तो द पेन क्या है? आइडियाज हैं आपके, ऐसे आइडियाज जो नेशन को चेंज कर सकते हैं। तलवार नेशन को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। आइडियाज से पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, कि पीसफुल एनवायरनमेंट होगा तो हमारे वर्ल्ड में चेंज आएगा, बट स्वॉर्ड कभी पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। स्वॉर्ड इज रिलेटेड टू वायलेंस। हमने मेन वर्ड था उसको पेन से रिप्लेस कर दिया। जैसे बॉलीवुड इज मेकिंग लॉट ऑफ मूवीज। बॉलीवुड थोड़ी बना रहा है मूवीज, है ना, इंडस्ट्री बना रही है। तो हमें यूज करना था इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हम यूज कर रहे हैं सिर्फ बॉलीवुड। हमें यहाँ पे चूज करना था आइडियाज, लेकिन हमने चूज कर लिया पेन, ठीक है। हमें जो वर्ड यूज करना हो उसकी जगह हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड होते हैं दोनों। सिंबॉलिक लेवल पे क्लोजली रिलेटेड है दोनों वर्ड्स। नाउ वी विल स्टडी पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस, and I will make you underline the most important pointers, and you have to write these pointers in your examination. So please be till the end. First is your irony. Irony is another most commonly used figure of speech in the literary devices in which words are often used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the word. ऐसी situation जो मे बी आपने सोचा कुछ हो और हो कुछ और जाए, मतलब expectation versus reality वाला difference between the appearance and the reality. 3 kinds of होती है: verbal irony, situational irony and dramatic irony. अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आप
वो भी लिख के आ सकते। अब आपको तीनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं एंड अगर एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आपको कुछ लाइंस याद करनी होगी, जैसे एस टी कोलरिज की। अगर हम ड्रामेटिक आयरनी की बात करें तो एस टी कोलरिज की बहुत फेमस लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह पे है, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, लेकिन एक भी बूंद पीने का पानी नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी drop to drink. ठीक है, ironically there is water everywhere but they do not have a single drop of water to drink. Second is imagery. Imagery is your figurative language to signify objects, action, ideas in such a way that it appeals to the physical senses. जो हमारी physical senses है उनको appeal करे। Senses word गलती से भी मत भूल जाना लगा, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करे या किसी एक्शन और किसी आइडिया। ऑलरेडी एग्जांपल्स हैव बीन डिस्कस। आयरन टेस्ट इमेजरी की बात कर रहे थे तो जूसी एंड स्वीट है ना, दीज फ्रेश एंड जूसी मैंगोज आर रियली स्वीट। तो मैं फ्रेश एंड जूसी कर रहे हैं, हमारे माइंड में अभी से ही वो मैंगोज की इमेजेस आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैराडॉक्सन। इट मीन्स contrary or contrary to expectations, existing belief or perceived opinion. Paradox most common है, most common figure of speech है। जब कहाँ यूज किया जाता है, एक ऐसी स्टेटमेंट to form a statement in literature। ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब खुद ही ऑपोजिट आइडियाज देता है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग होता है। अब जो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, प्लीज एग्जाम एंड पॉइंटर्स को लिख के आना है आपको। इट इज also used to illustrate an opinion. Opinion बताता है या एक statement देता है जो opposite words होते हैं। A paradox is often used to make a reader think over an idea in an innovative way. हमेशा रीडर को सोचना पड़ता है उसका hidden meaning को। Examples have already been discussed. जैसे अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, जॉर्ज ऑरवेल का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। वो बोल रहा है हर एक एनिमल इक्वल है। जो हमारे यहाँ पे एनिमल्स है, हर एक एनिमल इक्वल है, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। पहले तो वो बोलता है कि अरे मेरे लिए तो सब बच्चे बिल्कुल बराबर हैं, फिर बोलता है कि कुछ ज्यादा बराबर है दूसरों से। ठीक है, अब आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है स्टेटमेंट की सब इक्वल हैं या नहीं है, क्या माने हम। ओके, नेक्स्ट इज द सिंबोलिज्म। जैसे अच्छा, गवर्नमेंट करती है इन दिस नॉवल claims that everyone is equal but it does not treat everyone equally, but सबको equally वो treat नहीं करती। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या है, एक होता है आपका लिटरल मीनिंग, एक होता है आपका सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक मीन्स जो हिडन मीनिंग होता है, जस्ट रिमेंबर द हिडन मीनिंग। So that is a mark, sign or word that indicates, signifies or understood the representation, जो किस चीज को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल हम क्रिकेट मैच जीत जाते हैं, जो विक्ट्री का साइन होगा वो कैसे होगा, जब हम वी बनाएंगे अपने टू फिंगर्स से। जब हम वी बनाएंगे दैट इज अ साइन ऑफ विक्ट्री। अगर हम थम्स अप दिखा रहे हैं, दैट यस यू आर गोइंग राइट, यू आर सेइंग राइट, बिल्कुल सही कोड कह रहे हो आप लोग। ठीक है, एक साउंड को सिग्निफाई कर सकता है, जेस्चर्स को, आइडियाज, विजुअल इमेजेस, कोई आइडिया को, कोई बिलीफ को भी रेफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट, एक रेड लाइट जो ट्रैफिक क्रॉसिंग पे होगी वो सिंबल होगा स्टॉप का। ग्रीन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रीन अगर साइन किसी केक पर है, दैट सिग्निफाइज कि वेजिटेरियन है, मीन्स नो एग, नथिंग नॉन वेजिटेरियन इज यूज्ड इन दिस प्रोडक्ट। वो लिटरल सेंस से अलग होता है और वो सिग्निफाई करता है किसी आइडिया को, किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट वो क्या बताता है, वो बताता है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। जो ये पूरा दुनिया है ना, ये पूरी एक स्टेज है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। वो बोलते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये हमारा एक स्टेज है और हम यहाँ पे प्लेयर्स हैं, हम यहाँ सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। Shakespeare stated that world is here symbolized as stage and men and women are actors who in course of their life perform different roles। हम भी तो बहुत सारे roles perform कर रहे हैं ना। Next is the satire। Satire क्या होता है, किसी को criticize करना। Writers to expose and criticize stupidity and corruption of an individual। Satire क्या होता है, बहुत ही मजाकिया वे से
किसी को किसी की रियलिटी दिखाना। अगर मुझे किसी आज गवर्नमेंट के बारे में बोलना है, मे बी बीजेपी, कांग्रेस और एनीवन, ठीक है, मुझे इनके बारे में बोलना है, बट मैं अगर मुंह पे बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा इनको, पार्टीज को, या ये तो मुझे जेल में भी डाल देंगी। बट व्हाट इफ मैं कुछ और तरीके से इनको बोलूं, कोई बहुत ही मजाकिया वे में, जैसे अगर आप न्यूज देखते हैं तो उसके बाद सो सॉरी आता है, तो सो सॉरी में पूरा स्टोरी दिखा देते हैं वो, लेकिन मजाकिया वे में, कि किसी के फीलिंग्स को हर्ट ना हो। ठीक है, इसका सिर्फ पर्पस होता है किसको इम्प्रूव करना, ह्यूमैनिटी को। कैसे करना, फॉलीज एंड फॉइबल्स दिखा के। अगर मैं सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ही मजाकिया वे में बात करती रहूं, तो कहीं ना कहीं तो शायद ठीक हो ही जाएंगी प्रॉब्लम्स। जैसे आजकल नेपोटिज्म पे बात होती है, तो बोलते हैं कि ये तो अनन्या पांडे का टैलेंट है भाई, है ना, अनन्या पांडे की स्ट्रगल्स के बारे में बात की जाती है। तो दिस इज व्हाट सोसाइटी इज हंटिंग, व्हाट सोसाइटी इज टारगेटिंग, कि ये नेपोटिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते। एंड फिर उसके बाद एक्ट्रेस भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देती है अपने आप को इम्प्रूव करना। मे बी ये सब कुछ पीआर होता है, ऑफ कोर्स सब कुछ स्क्रिप्टेड है, बट स्टिल। ओके, सो सटायर क्या ह्यूमरस वे में यूज होता है, और ये जो सोसाइटी की बुरी आदतें हैं उनको अटैक करता है बहुत ही मजाकिया वे में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें चीज, आइडिया, एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स को दे सके, डाल सके बेसिकली। नेक्स्ट इज इल्यूजन। एक है ब्रीफ एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस है प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया को। मे बी हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी ओन कर सकता है। इट डज नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल अ पर्सन और थिंग टू विच इट रेफर्स। वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि तुम्हारी जोड़ी तो बिल्कुल रोमियो जूलियट जैसी है, तुम्हारी जोड़ी तो बिल्कुल राम और सीता जैसी है। अब राम और सीता की आपको स्टोरी पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या बोल के चले गए। हाइपरबोल और हाइपरबले। हाइपरबोल पॉइंट्स टू एन एग्जैजरेशन। प्लीज इस वर्ड की स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लो, आपको एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी मार्क्स ही नहीं मिलने वाले आपको। बढ़ा चढ़ाकर बोलना, एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज फॉर अ सेक ऑफ एम्फसाइजिंग। ठीक है, किसी पॉइंट को अच्छे से उस पर बल देने के लिए ऐसी लाइंस का यूज किया जाता है। आवर फ्रेंडशिप इज एज ओल्ड एज द हिल्स। जितने ये माउंटेन्स पुराने हैं ना, जितने ये हिल्स पुराने हैं, उतनी हमारी दोस्ती पुरानी है, मतलब बहुत साल पुराने की दोस्ती है हमारी। नेक्स्ट, सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पार्ट ऑफ समथिंग इज रिप्रेजेंटेड एज होल एंड होल इज रिप्रेजेंटेड एज पार्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। टीचिंग क्या मेरा ब्रेड एंड बटर है? नहीं। ब्रेड किससे, ब्रेड एंड बटर मीन्स जैसे रोजी रोटी बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही यहाँ इंग्लिश में ब्रेड एंड बटर बोलते हैं। किससे रेफर होता है, फूड और मनी। ठीक है, फूड और मनी मतलब मेरी रोजी रोटी है, मतलब ये जो मैं कमा रही, टीचिंग, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, और जो प्रोफेशन है मुझे रोजी रोटी देता है। सो टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर। एक पार्ट है उसको होल, तो क्या मतलब है, फूड एंड मनी। नेक्स्ट इज मेटोनमी। व्हाट इज मेटोनमी? मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो रिप्लेस करता है नाम को, किसी भी नाम को रिप्लेस करता है विथ समथिंग एल्स जो उससे बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस से ऑलवेज कीप अ चेक ऑन इमिग्रेशन। यूएस से कैसे चेक रख सकता है? एक कंट्री चेक रख सकती है क्या? एक नेशन चेक रख सकता है कभी किसी इमिग्रेंट पे? नहीं। यूएस से का मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन किसको रेफर कर रहे हैं, वर्ड्स को, एंड स्वॉर्ड किसको रेफर कर रहे हैं, फिजिकल फोर्स को। वो बोल रहे हैं जो आइडियाज, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिकल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन की फेमस पोएम है लिसिडस। लिसिडस का, बट नाउ माई ओट प्रोसीड एंड लिसन्स टू द हर्डल्स ऑफ सी। आपको याद हो जाए तो प्लीज इन सबके एग्जाम्पल्स सी हमेशा फर्स्ट लाइन में याद रखो। फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है,
फर्स्ट लाइन में आपको डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड लाइन में आपको उसके टाइप्स लिखने हैं, टाइप्स नहीं है तो उसकी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एक से दो एग्जाम्पल याद कर लो और अगर एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दो तब तो भाई और भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड आई नो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहे थे। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बहुत ही थोड़े से पॉइंटर्स हैं, मैं तो कहूँगी मेरे चैनल पे और भी 2-3 वीडियोस हैं जिसमें मैंने और भी फिगर ऑफ स्पीचेस एंड पोएटिक डिवाइसेस की बात की गई है। प्लीज आप उनको भी जाके पढ़िए, मे बी अभी नहीं क्योंकि आपका एग्जाम है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बट एग्जाम के बाद उसको जरूर देखना। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, अपनी नॉलेज के लिए ही उसको पढ़ना। Last but not the least, I would really suggest, if possible, please subscribe to my channel because in future I will be uploading more videos related to your course. अगर आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेते हो तो आगे आपको और भी वीडियोस मिलेंगी। एंड इन केस आई एम नॉट मेकिंग वीडियोस ऑफ योर कोर्स तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी गिवन होगी। एंड अगर कोई भी ऐसा सिलेबस है और ऐसा ग्रामर टॉपिक है जो आप चाहते हैं करना तो प्लीज आप मुझे चैट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।